खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। प्रधान ग्राम पंचायत सदस्य और क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य चुन लिए गए हैं। ऐसे में अब अध्यक्ष और प्रमुख पदों के लिए चुनाव होना है, जिसकी तैयारी में राज्य निर्वाचन आयोग जुट गया है। पंचायती राज विभाग की ओर से जिला पंचायत अध्यक्ष के सीटों की आरक्षण की अंतिम सूची भी जारी कर दी गई है। ऐसे में 6 अगस्त को जिला पंचायत अध्यक्ष के आरक्षण के अंतिम प्रकाशन होने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव की दिशा में आगे बढ़ेगा। संभावना जताई जा रही है कि 6 अगस्त को आरक्षण का अंतिम प्रकाशन होने के बाद आरक्षण प्रस्ताव चुनाव आयोग को सौंप देगा। आपको बता दें कि उत्तराखंड के 12 जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष पदों पर चुनाव होने हैं। इसके साथ ही ब्लॉक प्रमुख की 89 सीटों पर चुनाव होने हैं। पंचायती राज विभाग की ओर से ब्लॉक प्रमुख की सीटों का आरक्षण पहले ही तय किया जा चुका है। और उत्तराखंड में पंचायत चुनाव के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। पंचायतों के अध्यक्ष पद को लेकर अंतिम आरक्षण सूची जारी होने के बाद कांग्रेस ने बीजेपी पर साम दाम दंड भेद की नीति अपनाने का भरोसा लगाया है, माफ कीजिएगा, आरोप लगाया है। और इस दौरान कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी ने आरक्षण प्रक्रिया में मनमानी की है और सत्ता के दम पर लोकतंत्र को कुचलने की कोशिश की है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज कर दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की जनता ने बीजेपी को लोकसभा, विधानसभा, नगर निगम और अब नगर पंचायत में भी भरपूर समर्थन दिया है। देखिए, सब एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया के तहत है और अभी उसके लिए सभी को समय दिया गया और सभी अपनी आपत्तियां लगा सकते हैं और आपत्तियों का निस्तारण मैं समझता हूं कि अब ये वैसी ही बात हो गई जैसे हमने चुनाव जब घोषित किए थे, अपनी सिफारिश सरकार ने करी थी निर्वाचन आयोग से कि आप चुनाव करवाइए, सरकार तैयार है। पहले कहते थे कि चुनाव नहीं हो रहे हैं, चुनाव नहीं होंगे, सरकार चुनाव नहीं कराना चाहती है, संविधान का गला घोट रही है। जब हम चुनाव कराने चले गए तो उन्होंने कोर्ट में भेज दिया कुछ दिन। जब कोर्ट का निर्णय आ गया तो कहने लगे कि आप ये मानसून है, आपदा का समय है और रिजल्ट सबके सामने है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, सब विधि सम्मत किया गया, किसी को कोई परेशानी हो तो उसके लिए सभी व्यवस्थाएं हैं। एक आपत्ति का समय लगाया जाता है, किसी को रोकना, किसी को पीछे हटाना, ये हमारा कहीं उद्देश्य। उत्तराखंड में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के आरक्षण को लेकर प्रदेश स्तर पर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। इस दौरान कांग्रेस ने बीजेपी की एक सोची समझी साजिश बताया। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के बयान पर पलटवार किया। साथ ही बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि सरकार ने आरक्षण की प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता और संवैधानिक संतुलन के साथ लागू किया है। इस प्रक्रिया में महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सामान्य वर्ग से निर्वाचित जन प्रतिनिधियों को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की गई है। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार ने पूरी निष्ठा से यह सुनिश्चित किया है कि समाज के हर वर्ग को समान भागीदारी मिले। हेलो, सरकार ने अपनी तरफ से आरक्षण की प्रक्रिया को बहुत ही सही और पारदर्शिता से किया है। उसमें महिलाओं को भी स्थान दिया है, उसमें SC ST को भी स्थान दिया है, उसमें साधारणतः जो चुनाव जीत करके हमारे उनको भी स्थान दिया गया है। तो आरक्षण पर किसी भी प्रकार का कोई सवाल उठाना मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं होगा। सरकार का और चुनाव आयोग ने जिस तरीके से इस आरक्षण को लेकर के, क्योंकि हर एक को अपना प्रतिनिधित्व मिले, हमारे यहाँ 12 सीटें हैं, यहाँ महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व मिले, SC ST को भी प्रतिनिधित्व मिले, ये कहीं ना कहीं इस आरक्षण में देखा गया। हेलो, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी के सेमीफाइनल वाले दावे को खारिज करते हुए प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने कहा कि ये चुनाव स्थानीय स्वशासन की नींव है, जिसका सीधा संबंध गांव की सरकार से होता है और इनका असर आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव पर सीधे तौर पर नहीं देखा। हालांकि उन्होंने यह भी माना है कि किसी भी चुनाव को पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
देखिए कोई भी चुनाव, अब लोकल चुनाव जब होते हैं, निगम चुनाव हुए तब भी सबने कहा कि ये सेमीफाइनल है, पंचायत चुनाव हो रहे हैं तब भी ये कहा जा रहा है कि 27 के लिए ये सेमीफाइनल है। देखिए इसका परिणाम जो भी हो, और मुझे लगता है ये पंचायत के चुनाव है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के चुनाव है, ये गांव की सरकार जो है चुनने का जो है कार्य करते हैं, बिल्कुल इसका असर 27 पे होगा। लेकिन ये बिल्कुल सिरे से जो है इसको नकारा भी नहीं जा सकता कि किसी भी चुनाव का असर दूसरे चुनाव पे इस तरीके से नहीं पड़ता है। क्योंकि लालकुआं के दीना ग्राम सभा क्षेत्र में ग्राम प्रधान प्रत्याशी पूजा बिष्ट ने बड़ी जीत हासिल की है। इस दौरान उन्होंने क्षेत्रीय जनता के साथ भारी बारिश के बीच मिलकर एक भव्य विजय जुलूस निकाला। इस मौके पर क्षेत्र में खुशी का माहौल देखने को मिला। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उन्होंने जो वादे ग्राम पंचायत की जनता से किए हैं उन्हें जल्द ही पूरा करने का संकल्प लिया है। वहीं उन्होंने कहा कि उनका मुख्य लक्ष्य ग्राम पंचायत को एक आदर्श ग्राम प्रधान बनाना है और जो भी सड़कें टूटी हुई हैं उन्हें जो है अपने प्रयासों से बनवाने का काम करेंगे। धन्यवाद। और खटीमा में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मुख्य चौक पर आतिशबाजी और मिष्ठान वितरण कर जमकर जश्न मनाया। जी हां, इस दौरान आपको बता दें कि बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखी गई और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में संपन्न हुई त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जीत हासिल करने वाले अधिकांश प्रत्याशी बीजेपी समर्थित और बीजेपी विचारधारा वाला है। इसके अलावा उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार भी व्यक्त किया। आज हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में एक जो विशाल हमने जीत हासिल करी है त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में, उसके फलस्वरूप आज भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता हम लोग यहाँ चौराहे पे एकत्रित हुए हैं और आतिशबाजी करी है। और इस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी का परचम पूरे प्रदेश में ला रहा है, भारतीय जनता पार्टी का परचम प्रदेश में ला रहा है। इसी तरीके से 2027 में भी भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। यही सब कार्यकर्ताओं का विश्वास है और हमें पूर्ण विश्वास है अपनी महान क्षेत्र की महान जनता पे कि वो हम लोगों के साथ जैसा लगातार साथ देती आएगी। और आगे बढ़ेंगे। हल्द्वानी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में बीजेपी के अधिकृत प्रत्याशी दीपा दरमवाल ने बड़ी जीत दर्ज की है। जी हां, आपको बताते चले बड़ी जीत दर्ज करने के बाद से हर तरफ हर्षोल्लास का भी माहौल देखा जा रहा है। इस बीच दीपा दरमवाल नैनीताल जिला पंचायत के निवर्तमान उपाध्यक्ष आनंद दरमवाल की पत्नी हैं और इसके साथ ही साथ आनंद दरमवाल अब अपनी पत्नी को अध्यक्ष पद दिलाने के लिए संगठन और जन प्रतिनिधियों के साथ मिलकर समीकरण साधने में जुट गए हैं। स्थानीय राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि दीपा दरमवाल की अध्यक्ष बनना अब लगभग तय माना जा रहा है और अपनी जीत के बाद दीपा दरमवाल भी जनता को आभार व्यक्त करते हुए नजर आ रही हैं। हमारी जिला पंचायत आदरणीय पुष्कर धामी जी का आभार प्रकट करना चाहेंगे और हमारे जिला अध्यक्ष प्रताप सिंह बिष्ट जी का आभार प्रकट करना चाहूंगे जिसने मुझे टिकट देके भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार ठहराया और क्षेत्र वासियों का आभार प्रकट करना चाहूंगी जिनके सहयोग समर्थन से हम भारी मतों से विजयी हुए हैं। लोगों का काफी भरोसा और विश्वास हम पर है। जैसे कि लोगों ने अभी हम लोग गाँव गए हैं तो लोगों का कि जैसे अपनी रोडों की समस्याएं वो समय और सौर ऊर्जा पानी की समस्याएं हमसे कही हैं, तो इस चीजों को हम आगे इनका विकास करेंगे। जो भी हमसे होगा हम सब काम करेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। और देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बीजेपी के ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मण
के लक्ष्मण ने शिष्टाचार भेंट की और इस दौरान उनके मध्य विभिन्न सामुदायिक विषय पर चर्चा हुई। आगे बढ़ेंगे। टनकपुर नगर पालिका परिषद में ठेकेदारों ने पहुंचकर अधिशासी अधिकारी भूपेंद्र प्रकाश जोशी को ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान ठेकेदारों ने 6 माह से लेकर विगत 1 वर्ष से रुके हुए भुगतान को जल्द किए जाने का आग्रह किया और इसके साथ ही भुगतान को रोके जाने का कारण भी जानना चाहा, जिसमें कि अधिशासी अधिकारी भूपेंद्र प्रकाश द्वारा ठेकेदारों को बताया गया कि उनकी तरफ से भुगतान किए जाने की पूरी कार्रवाई की गई है। आगे की कार्रवाई नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा की जाएगी। माननीय सीएम साहब का ये क्षेत्र है। हमारे कुछ ठेकेदारों का तो 1 साल से भुगतान नहीं हो रहा है। हम नगर पालिका जा रहे हैं। पत्रकार महोदय, आप हमारे साथ थे। ईओ अधिशासी अधिकारी ने सारी फाइलें हमें दिखाई। उन्होंने चेयरमैन साहब की कमी बताई कि चेयरमैन साहब साइन नहीं कर रहे। आपने देखा भी कि सारी फाइलें कंप्लीट थी और हम चेयरमैन साहब के पास भी आए हैं। अभी वो तो स्विच ऑफ करके बैठे हुए हैं। और हमारे ठेकेदार ने 87 लाख की पेमेंट है, किसी की फंसी हुई है, किसी की 14 लाख की है। एक साल हो गया है एमडी को हुए हुए, किसी की 22 लाख की भुगतान बची हुई है। शोषण हो रहा है ठेकेदारों का। उत्तराखंड में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर अक्सर ही सवाल उठते रहते हैं, जिसके चलते मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री आरके सुधांशु ने स्वास्थ्य विभाग के सचिव और उच्चाधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन किया। बैठक के दौरान प्रमुख सचिव ने हाल ही में घटित घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए किसी प्रकार की लापरवाही और अव्यवस्था के लिए सर्व संबंधित जिम्मेदारी तय करते हुए विस्तृत रिपोर्ट सौंपने के निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत उत्तराखंड सरकार स्वास्थ्य व्यवस्था में बदलाव लाने की तैयारी कर रही है। साथ ही मेडिकल कॉलेजों में एम्स की तर्ज पर डिप्टी डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन पद सृजित करने की कार्रवाई पर भी विचार किया जा रहा है और इस दौरान प्रमुख सचिव ने सभी जिला चिकित्सालय समेत महत्वपूर्ण चिकित्सालयों में एक हेल्प डेस्क बनाने के निर्देश दिए। उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों की दशा सुधारने के लिए सरकार लगातार तमाम प्रयास कर रही है। जहां एक ओर राज्य सरकार स्कूलों को आधुनिक बनाए जाने के लिए क्लस्टर योजना पर काम कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश में तमाम सरकारी स्कूलों में व्यवस्थाओं को बेहतर करने के लिए गोद लेने की प्रक्रिया का भी रोड मैप तैयार किया गया है। राज्य सरकार की ओर से शिक्षा के आधुनिकीकरण और बेहतर शैक्षणिक वातावरण देने के लिए उद्योग जगत के साथ मिलकर एक नई पहल शुरू की गई है, जिसके तहत प्रदेश के 550 राजकीय प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में ये पहल शुरू होने जा रही है। उत्तराखंड के 550 सरकारी विद्यालयों को देश के प्रतिष्ठान, उद्योग समूहों और प्रवासी उत्तराखंडियों की ओर से गोद लिया जा रहा है। देखिए, जो कॉर्पोरेट्स की एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसमें एजुकेशन भी है, उसमें हेल्थ भी है, उसमें अदर डिपार्टमेंट्स भी हैं। तो हम एजुकेशन की बात करें तो हम उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बता रहे हैं, आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ एक सोसाइटी के लिए होती है। तो उसी के तहत ये प्रोग्राम जो है आयोजित किया जा रहा है और उसमें हम जो भी हमारे उत्तराखंड में, उत्तराखंड से बाहर जो लोग काम कर रहे हैं उनको हमने आमंत्रित किया हुआ है और हमने कुछ स्कूल्स की मैपिंग उनसे की है जिनकी नीड एनालिसिस हमने की थी। अब देखने का विषय यह है कि हम लोग कितना कर पाते हैं, वो लोग कितना करते हैं, लेकिन हम लोग बहुत ज्यादा आशान्वित हैं कि वो लोग भी अच्छा रहेंगे और हम भी अच्छा करके दिखाएंगे। कोटद्वार में मोटर नगर की मांग को लेकर नागरिक मंच ने धरना प्रदर्शन किया है और इस दौरान नागरिक मंच ने मोटर नगर के बाहर धरना प्रदर्शन करते हुए अपना आक्रोश व्यक्त किया। वहीं नागरिक मंच के अध्यक्ष चंद्र प्रकाश नैथानी ने कहा कि यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि कोटद्वार का मोटर नगर गड्ढे में तब्दील है और सालों से इसका निर्माण कार्य रुका हुआ है। उन्होंने कहा कि इसको पहले पीपीपी मोड में बनाया जा रहा था, लेकिन कुछ लोगों के स्वार्थ आगे आ गए, जिसके कारण इसका निर्माण आज तक नहीं हो पाया है। है
लेकिन आज हमारा ध्यान जो है केवल मोटर नगर पर केंद्रित है। ये मोटर नगर का गड्ढा आते जाते सबको बड़ा दुखी करता रहता है। 2013 से इसको पीटीपी मोड बनाने की योजना बनी थी। कितने जनप्रतिनिधि नगर पालिका से लेकर नगर निगम में तक आ चुके हैं, कितने विधानसभा सांसद तक आ चुके हैं। और आगे बढ़ेंगे जहां झबरेड़ा थाना क्षेत्र के गांव कोतवाल में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब गांव के रहने वाले कुछ लोगों ने डॉक्टर तेजपाल के घर पर पहुंचकर अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर दिया। तो वहीं अचानक हुई इस फायरिंग में 2 लोग घायल हो गए, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को रोड के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उनकी गंभीर हालत को देखते हुए हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया। हालांकि इस दौरान आरोपी मौके से फरार हो गया, जिस पर और जानकारी देते हुए घर की ही एक बुजुर्ग महिला ने बताया कि गांव के कुछ लोग उनके घर पर हथियार लेकर आए और कई राउंड फायरिंग किया। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है और आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। गोली चली, मोटरसाइकिल लेकर आया। हाँ, कौन आया था? तो उसका नहीं पता जी मुझे कौन था। कितने बंदे थे? वो तो अकेला था जब तक, फिर आए हैं सारे। कौन कौन थे? पोलिस्टर, बालिस्टर, मनोज, सनोज और एक का और नाम उसका मैं भूल गई, सारा जानती हूँ। तो घर पे आएगा उन्होंने घर पे आकर वही चलाई, यहाँ मोटरसाइकिल घेर कर गाड़ी थी पहले दरवाजे पे आकर। इन्होंने कही वो घर पे आकर गाड़ी दोगे? अब हाँ, अब सारे खंजा भी बताऊंगा हम तुम्हें। तो इतने नई उन्होंने आके एकदम मोटरसाइकिल फेंक कर राइफल रिवाल्वर सारे परिवार को ले आते, चाचा को लड़कों को भी अपने आप। कितनी गोली लगी, कितनी फायरिंग होगी? फायरिंग तो भी सुनी है और लगी है 3 हमारे बच्चों को। 3 बच्चे? 2 बच्चों को लगी है 3 गोली। हाँ जी, गोली भी 100 लग छोड़ दी। और वही नटराज श्यामपुर बाईपास मार्ग पर 30 जुलाई की रात 2 वाहनों के बीच टक्कर हो गई, जिसमें एक ड्रिलिंग मशीन के हेल्पर की जान और एक ट्रक ड्राइवर ने बचाई। तो वहीं ये पूरा मामला आपको बता दें कि पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जिसकी मदद से संभागीय परिवहन विभाग ने ट्रक ड्राइवर को तलाश किया, जिसकी पहचान ओम कुमार निवासी पुरकाजी मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है। आपको बता दें कि हेल्पर की जान बचाने का परिवहन विभाग ने कार्यालय में ओम कुमार को सम्मानित किया। इसके अलावा ओम कुमार का नाम जिला प्रशासन को केंद्र सरकार की राहगीर योजना के तहत भेजा गया और इस योजना के अंतर्गत ओम कुमार को हेल्पर को जान बचाने पर 25,000 रुपए की धनराशि भी मिलेगी। पटना दीजिए, जैसे मैं गाड़ी के पीछे आया तो गाड़ी में लगी हुई थी, उसमें आग जल रही थी और आग जलते हुए देखा, मैं पीछे गाड़ी रोक के और लोगों ने उधर के बाद भागा तो जो आदमी फंसे तो निकाल ले। आग बहुत तेज थी, अंदर जाएगा गाड़ी के अंदर और 1-2 आदमी जो थे वो निकाल ले हमने और निकाल के साइड में बैठा दिया। उसके बाद पुलिस आई, उन्होंने आग बुझा दी और आग बुझाने जाम जो लगा तो खुल गया, हम भी निकल गए। सर, दिनांक 30 जुलाई 2025 को रात को लगभग 1:30 बजे के आसपास ये एक सड़क दुर्घटना हुई, जो हमारे कार्यालय का जो कैमरा है उसमें कैद हो गई थी। तो जब हमने बाद में इस दुर्घटना की तकनीकी जांच करी तो कैमरे की जांच करते विकासनगर में डाक पत्थर रोड की दुर्दशा और सड़क में बने गड्ढों से आए दिन हो रही दुर्घटनाओं को वाहन पलटने से आक्रोशित जनसंघर्ष मोर्चा अध्यक्ष एवं GMVN के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने मोर्चा टीम के साथ सड़क का निरीक्षण किया। उन्होंने विभागीय अधिकारियों द्वारा बरती जा रही लापरवाही के बाद नाराजगी जताई। नेगी ने कहा कि सड़क में हुए गड्ढों की वजह से कई बार वाहन पलट गए और कई लोग चोटिल हुए, लेकिन विभागीय अधिकारियों का इस ओर ध्यान नहीं है। और उत्तराखंड के पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश का असर अब बाढ़ गंगा और सोलानी नदी में देखने को मिल रहा है। दरअसल लगातार हो रही बारिश से नदी का जल स्तर बढ़ गया है और जिसके वजह से बाढ़ जैसे हालात नजर आ रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर प्रशासन ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग से अलर्ट मोड पर रहने के लिए भेज दिया है। गौरतलब है कि लक्सर और खानपुर जैसे क्षेत्रों में बाढ़ गंगा और सोलानी नदी अक्सर उफान पर आ जाते हैं, जिससे कि आसपास के गांव में जलभराव और फसलों को भारी नुकसान होता है।
तो बारिश हो रही है हिमालय क्षेत्रों में, पहाड़ी जनपदों में, वहां पर हमने जो गंगा का जलस्तर है उसका लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उसका 292 मीटर से ऊपर जलस्तर हो गया है। लक्सर और खानपुर के जो प्रभावित हो सकने वाले एरियाज हैं वहां पर हमारी बाढ़ चौकियां एक्टिव हैं। उप जिलाधिकारी को, पुलिस को और समस्त हमारे जो रेखी विभाग है सभी को अवगत करा दिया गया है कि वो अलर्ट पर रहें, और अगर और जलस्तर बढ़ता है तो जो भी हमारे सेंसिटिव एरियाज हैं वहां पे अगर हमको कुछ इवैक्यूएशन करना हो या फिर खाद्य आदि की आपूर्ति जैसे भी करनी हो, उसके लिए जो हमारे रिलीफ कैंप्स है वो भी आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं, तो उसको हम लगातार वॉच कर रहे हैं। मानसून काल में जो है आपदाओं की संवेदनशीलता, खास करके बाढ़ की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए जो है हमारा जो जिला स्तर पर जो जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र है, कंट्रोल रूम, वो 24/7 जो है सक्रिय है यहाँ पर, और यहाँ पे कार्मिकों की तैनाती की गई है। इसके अलावा जो है हर घंटे हम जो है भीमगढ़ा बैराज से जो है जलस्तर की सूचना प्राप्त करते हैं। किसी भी स्थिति में जलस्तर बढ़ने पे खतरे के स्थान से या वार्निंग स्तर से पहुंचने पर जो है हम तत्काल जो चमोली जिले के ज्योतिर्मठ में निर्माणाधीन विष्णु गांड पीपल कोठी जल विद्युत परियोजना के डैम साइट पर भारी भूस्खलन हो गया और भूस्खलन होने से अफरा तफरी मच गई, जहां डैम साइट में काम कर रहे 8 मजदूर इसकी चपेट में आ गए और इसके साथ ही 7 घायल हो गए। हालांकि यहां अलग अलग हिस्सों में 40 से 50 मजदूर काम कर रहे हैं। भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र में 12 मजदूर थे, इनमें से 4 गंभीर रूप से घायल हैं। घटना की सूचना मिलने पर तहसील प्रशासन, पुलिस, एसडीआरएफ और स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची, जहां रेस्क्यू कर सभी घायलों को चिकित्सालय में भर्ती करा दिया गया है। और आगे बढ़ेंगे, जहां रुद्रप्रयाग सोनप्रयाग से गौरीकुंड के बीच सड़क मार्ग बाधित होने के कारण बीते कुछ दिनों से केदारनाथ यात्रा अस्थायी रूप से रुकी हुई थी, लेकिन अब मार्ग आंशिक रूप से पैदल चलने लायक हो जाने के बाद यात्रियों के पहले ग्रुप को गौरीकुंड होते हुए केदारनाथ भेज दिया गया है। जिस पर और जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक रुद्रप्रयाग ने बताया कि जब तक क्षतिग्रस्त मार्ग वाहन संचालन संभव नहीं हो पाता, तब तक श्रद्धालुओं को लगभग 22 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी होगी। तो वहीं दूसरी ओर बारिश की स्थिति में यात्रियों की सुरक्षा ध्यान में रखते हुए यात्रा को अस्थायी रूप से रोका जा सकता है। हालांकि प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे मौसम को ध्यान में रखते हुए यात्रा की योजना बनाएं। मसूरी में आने वाले पर्यटकों को अब चारधाम यात्रा की तरह रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होगा। सरकार की यह नीति 1 अगस्त से लागू हो गई है। इसके दायरे में राज्य से बाहर के सभी पर्यटक आएंगे जो मसूरी घूमने का प्लान बना रहे हैं। सरकार की इस नीति का होटल एसोसिएशन ने स्वागत किया है। मसूरी होटल एसोसिएशन ने महासचिव अजय भार्गव ने बताया है कि एनजीटी के निर्देशों के बाद सरकार ने मसूरी पहुंचने वाले पर्यटकों की सटीक जानकारी दी है। ये जो है रजिस्ट्रेशन का जो है, इसमें सरकार ने एक तरह की व्यवस्था ये बनाई है कि जो भी पर्यटक किसी होटल में ठहरते हैं तो उनका ऑनलाइन जो है होटल जो है उसको जो है ऑनलाइन रजिस्टर करके एक पोर्टल दिया गया है, उस पर जो है टूरिज्म विभाग ने दिया है, उस पर भेजा जाएगा। अब इसमें यह है कि पर्यटक तो खैर रजिस्ट्रेशन हुआ है, सबसे बड़ी चीज इसमें ये रही है कि रजिस्ट्रेशन जो है मसूरी आने से पहले नहीं कराना है, मसूरी में आने के बाद होगा रजिस्ट्रेशन। मसूरी में आने के बाद पर्यटक का रजिस्ट्रेशन की जो पूर्ण जिम्मेदारी है वो होटल स्वामी और होमस्टे स्वामी तथा जितने भी अकोमोडेशन यूनिट्स हैं वो करेंगे। इससे पर्यटक को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होने वाली है। इसमें पहले ये था कि जो आकर के पर्यटक को आने से पहले रजिस्टर कराने की जरूरत थी, लेकिन ऐसा। और आगे बढ़ेंगे, जहां 6 महीने सुरंग में मखमली बुग्यालों को प्रवास करने वाले भेड़ पालकों के प्रमुख दातो त्योहार की सभी तैयारियां शुरू हो गई हैं। दादी त्योहार में ग्रामीण और परिजन शामिल होने के लिए ऊंचाई वाले भरतालों में रुख कर रहे हैं और त्योहार रक्षाबंधन के आसपास मनाया जाता है। तो वहीं भेड़ पालकों के लिए ये त्योहार बहुत महत्वपूर्ण है और इस दिन वन ताइयों और इसी के साथ साथ तमाम लोग पूजा अर्चना करते हैं।
ऋषिकेश के एम्स रोड पर बने बाबा काले कमरे बगीचे के बाहर नगर निगम ने खाने पानी के वो ठेलियां हटा दी है, जिसके बाद एम्स में भर्ती मरीजों के तीमारदारों को सस्ते और स्वच्छ भोजन की भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अब ठेलियां हटने से मजबूर तीमारदार सड़क किनारे खुद ही खाना बनाते नजर आ रहे हैं। तो वहीं एक मोबाइल के कैमरे में कैद हुई वीडियो भी देखा गया है। एक बुजुर्ग दंपति अपनी बेटी के इलाज के दौरान खाना बनाते हुए नजर आए, जिन्होंने बताया कि आर्थिक रूप से वो कमजोर हैं। अब नौशादली नाम है, मेरी लड़की जो है एमएस में भर्ती है और मुझे खाने की दिक्कत हो रही है, तो इस वजह 4 दिन से मैं खाना में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, तो इस वजह रोड पे खाना आज मैं बना रहा हूँ। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। क्या